हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेजोनेंस टॉपिक पे। रेजोनेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो बोर्ड के नज़रिए से हो, चाहे नेट गेट या फिर जेई और नीट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नज़रिए से। रेजोनेंस का इम्पोर्टेंस बहुत है, तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे इस वीडियो से। रेजोनेंस स्टार्ट में करने जा रहा हूँ और फिर आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग रेजोनेंस के ही बारे में बात करेंगे। पहले तो आज इस वीडियो में हम लोग रेजोनेंस का इंट्रोडक्शन, रेजोनेंस होता क्या है, उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। रेजोनेंस अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। इसका इम्पोर्टेंस आप इनके कुछ एप्लीकेशन से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे किसी भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, किसी मॉलिक्यूल की एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ को पता करने में रेजोनेंस का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो हम लोग सबसे पहले रेजोनेंस क्या है ये इस वीडियो में जानेंगे, फिर धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे। तो रेजोनेंस होता क्या है? जैसे बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं और उनके एक से ज़्यादा लुईस स्ट्रक्चर बनते हैं। अगर एक से ज़्यादा केमिकल स्ट्रक्चर उसके बन रहे हैं तो वो सारे स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कहलाते हैं, जो कि रियल नहीं होते हैं। पहला तो बेसिक पॉइंट हमको यही जानना है कि जो भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं वो रियल नहीं होता है। रियल क्या है? उन सारे स्ट्रक्चर का एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लोग रियल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो रेजोनेंस को एक्सप्लेन करने के लिए, पहले उसकी बेसिक डेफिनेशन जानने के लिए मैं आपको बताता हूँ। बेंजीन के टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जाने जाते हैं। बेंजीन के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है मैं बना रहा हूँ। 3 पाई बॉन्ड इस तरीके से बनाए जा सकते हैं। दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखिए मैं किस तरीके से बना रहा हूँ, इन पाई बॉन्ड का डायरेक्शन। और फिर थर्ड जो इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड लास्ट फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजीन का। तो ये सारे जो एक से ज़्यादा बेंजीन के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, तो ये सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाते हैं। लेकिन इन सब का एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, जो कि अकेले काफ़ी होता है उस मॉलिक्यूल का। जैसे मैं बेंजीन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तो ये बेंजीन के सारे प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी है। बाकी ये जितने भी स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ऊपर के 5 हैं, ये सब कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर कहलाते हैं। और ये जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बेंजीन की कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेगा, लेकिन सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये दूसरा स्ट्रक्चर है, ये कुछ अदर प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेगा, लेकिन सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इंडिविजुअली तौर पर ये थोड़े थोड़े अपने अपने हिसाब से कुछ कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं, सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन ये जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग रियल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ये सारी फिनोमिना को, सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेगा। तो रेजोनेंस का मीनिंग यही है कि एक से ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर उसके बने। आइए जानते ये हैं कि रेजोनेंस के ये जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो किस वजह से बनते हैं और रेजोनेंस की डिफिनेशन क्या है। रेजोनेंस को अगर एक लाइन में डिफाइन करना हो तो हम कहेंगे डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। यानी पाई इलेक्ट्रॉन यानी पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका कॉन्टिन्यूसली अपनी पोजिशन को चेंज करते रहना, यही रेजोनेंस कहलाता है। डीलोकलाइजेशन, या हम कह सकते हैं कि एक शेल से दूसरे शेल में उसका जो कंप्लीट ट्रांसफर होता है, उसी को हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। अब सिर्फ पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ही पाई इलेक्ट्रॉन नहीं कहते हैं। अभी आगे हम लोग कंडीशंस पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि किन किन इलेक्ट्रॉन्स को हम पाई इलेक्ट्रॉन्स में काउंट कर सकते हैं और उसकी कंडीशन क्या होती है। पहले तो हम लोग डिफिनेशन जानते हैं रेजोनेंस की क्या होती है। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्टिन्यूसली अपनी पोजीशन को चेंज करते रहना, इसी को हम लोग रेजोनेंस कहेंगे। अब रेजोनेंस एक ऐसी फिनोमिना है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर सकती है। अब ये मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज करती है, तो स्टार्टिंग से हम लोग एक एक कंडीशन और एक एक पॉइंट्स रेजोनेंस की जानते जाएंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि रेजोनेंस एक इंट्रामॉलिक्यूलर फिनोमेना है। रेजोनेंस इज एन इंट्रामॉलिक्यूलर फिनोमेना। एक इंट्रामॉलिक्यूलर
एक ही मॉलिक्यूल में ये फिनोमिना होती है। सेकेंड कंडीशन ये है कि रेजोनेंस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। अगर किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस काम कर रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है, तो उस मॉलिक्यूल के पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज कर देगा। और जब भी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है रेजोनेंस की वजह से, वो मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। एनर्जी और स्टेबिलिटी में यही तो रिलेशन है कि एनर्जी जितना ज़्यादा होता है मॉलिक्यूल उतना ही अनस्टेबल होता है, लेकिन अगर एनर्जी कम हो रही है तो मॉलिक्यूल या वो कंपाउंड स्टेबल हो रहा है। ठीक है, तो रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन, जब डीलोकलाइजेशन हो रहा होता है तो उसकी वजह से मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है, और मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करने की वजह से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज कर जाती है। रेजोनेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन रेजोनेंस की यह है कि मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको मार्क करके लिख लीजिएगा। मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर होने का मतलब है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, वो ऑर्बिटल्स जहां पर रेजोनेंस काम कर रहा है। तो प्लेनर क्यों जरूरी है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे अभी बेंजीन रिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो बेंजीन रिंग में 3 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। मैं उनके सारे ऑर्बिटल्स को यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ जो p ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन यानी कॉन्टिन्यूअस अपनी पोजीशन को चेंज करते रहना, ये होने के लिए ये जरूरी है कि ये ऑर्बिटल्स आपस में पैरेलल हो, यानी एक प्लेन में हो। जब ये पैरेलल होंगे तभी ये इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन कर सकते हैं, यानी एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं इनमें से कोई भी एक ऑर्बिटल अगर आउट ऑफ प्लेन चला जाए, यानी परपेंडिकुलर हो जाए, या मॉलिक्यूल का साइज इतना लार्ज हो जाए, इतना बल्कि हो जाए कि वो एक प्लेन में ना रह सके, प्लेन के बाहर चला जाएगा, तो वहां पर रेजोनेंस काम नहीं करेगा। रेजोनेंस वर्क करने के लिए ज़रूरी है कि सारे ऑर्बिटल्स पैरेलल होना चाहिए, और इसके लिए ज़रूरी है कि मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। यानी इसकी सबसे इजीली जो पहचान है वो ये है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। तो ये रेजोनेंस की सबसे मेन कंडीशन है प्लेनर होना। और आप ये जान गए हैं कि रेजोनेंस होता क्या है। पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन इंट्रामॉलिक्यूलर है, पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। आइए और जानते हैं रेजोनेंस की और क्या कंडीशंस हैं। आप साथ साथ नोट्स भी बनाते चले, स्क्रीनशॉट ले ले या नोट भी करते चले। रेजोनेंस की जो अदर कंडीशन में से ये कंडीशन है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का ही ट्रांसफर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का ही डीलोकलाइजेशन होता है, एटम का नहीं। यानी अगर कंडीशन की बात करें, ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड नॉट एटम्स, यानी एटम अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। यानी जो भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही डीलोकलाइजेशन होगा। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेंगे, ये जो एटम है वो अपनी पोजीशन पर बना रहेगा, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज बी सेम in each and every resonating structure। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो भी बनेंगे, सपोज दैट एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 20 इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो अगर हम दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे वो लोन पेयर के फॉर्म में हो चाहे बॉन्डेड फॉर्म में, अगर 20 है तभी वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही बन रहा है। ठीक है, उनकी पोजीशन तो चेंज हो सकती है, एक एटम से दूसरे एटम के पास तो जा सकते हैं, एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल के पास जा सकते हैं, लेकिन उनके टोटल नंबर कभी कम ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, वो हमेशा सेम होना चाहिए। नेक्स्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, और इस कंडीशन का एग्जांपल भी हम आपको, जब कंडीशंस मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं उसके बारे में बात करेंगे, तो मैं आपको दूंगा इसका एग्जांपल कि जो भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे वो लुईस स्ट्रक्चर को कंफर्म करना चाहिए। ईच एंड एवरी resonating structure must be confirmed लुईस स्ट्रक्चर। अब ये लुईस स्ट्रक्चर को कंफर्म करने वाली बात क्या है? ठीक है, पहला हम थोड़ा सा लुईस स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। लुईस स्ट्रक्चर आपने छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे, यानी ऑक्टेट रूल्स।
ऑक्टेट रूल यानी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो लुईस रूल है या लुईस थ्योरी या ऑक्टेट रूल है, ये सिर्फ और सिर्फ सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल होगा। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट यानी जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सारे एलिमेंट्स के लिए। और जनरली आपको ऑर्गेनिक में यानी जो रिजनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते वक्त आपको कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, यही एलिमेंट्स आपको ज़्यादातर मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूँ जिससे कोई भी कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन ना रहे। कार्बन पेंटावेलेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी रिजनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते वक्त पेंटावेलेंट नहीं होना चाहिए। कार्बन एंड नाइट्रोजन ये नहीं होना चाहिए। और ऑक्सीजन डाई से ट्राईवेलेंट या टेट्रावेलेंट या उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो उससे ज्यादा यानी ट्राईवेलेंट नहीं होना चाहिए। और कार्बन और नाइट्रोजन पेंटावेलेंट या ऑक्सीजन ट्राईवेलेंट है लोन पेयर डोनेट करके, तो ट्राईवेलेंट नहीं कह सकते, टेट्रावेलेंट, टेट्रावेलेंट नहीं होना चाहिए ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये आपको लुईस स्ट्रक्चर यानी रिजनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना रहे होंगे तो उस वक्त आपको ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो ये इनकी मेन कंडीशंस हो गई। अब हम कैसे पहचानेंगे कि किस मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस काम कर रहा है? तो पहले तो आपको इन कंडीशंस को दिमाग में रखना होगा। पहली कंडीशन कि मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। फिर उसके बाद हम अभी आपको बताने चल रहे हैं कंडीशन कॉन्जुगेशन की, ठीक है, यानी कॉन्जुगेशन की क्या क्या कंडीशन होती है। उसी कंडीशन के बेस पर हम रेजोनेंस को पहचानेंगे और उसी के बेस पर हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो कंडीशन होगा कॉन्जुगेशन की वो ये है कि पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर होने चाहिए। अगर पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर हैं तो एक पाई बॉन्ड को दूसरे पाई बॉन्ड की तरफ हम ट्रांसफर करेंगे। पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड अल्टरनेट का मतलब है कि एक गैप के साथ। पहले कंडीशन लिखते हैं, पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड आर एट अल्टरनेट पोजीशन। अगर अल्टरनेट पोजीशन पर लगे हुए हैं तो, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। यहाँ पर हम देखें तो पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर है। देखिए पाई बॉन्ड के बाद एक गैप और फिर उसके बाद फिर पाई बॉन्ड आया, तो इसका मतलब अल्टरनेट पोजीशन पर है और पहली कंडीशन हमारी मैच कर रही है कॉन्जुगेशन की। तो अगर ऐसा होगा तो फिर क्या करेंगे? ऐसा होने पर एक पाई बॉन्ड को दूसरे पाई बॉन्ड की तरफ हमें ट्रांसफर करना होगा। अब ये कैसे ट्रांसफर करते हैं वो हम आपको सिखाएंगे काफी डिटेल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए। वीडियो में बने रहिए। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन ये क्रिएट हो जाएगा कि किस पाई बॉन्ड को किस पाई बॉन्ड की तरफ ट्रांसफर करना है। लेकिन अभी ये जो सामने एग्जाम्पल लिखा है इसमें आपको कोई कंफ्यूजन की नीड नहीं है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब ये है कि देखिए इधर से नंबरिंग अगर करेंगे तो कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन को फर्स्ट पोजीशन मिलेगी और इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्डेड कार्बन को फर्स्ट पोजीशन मिलेगी। तो ऐसे केस में कोई कंफ्यूजन की नीड नहीं है। आपकी मर्जी, किसी भी पाई बॉन्ड को किसी भी पाई बॉन्ड की तरफ हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम इस पाई बॉन्ड को इस पाई बॉन्ड की तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं। देखिए कैसे ट्रांसफर किया था। जो पीछे वाला पाई बॉन्ड हो उसको अपने आगे वाले पाई बॉन्ड की तरफ शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। एरो दिखाना बहुत जरूरी है। कर्व एरो से शो करेंगे कि हमने इस पाई इलेक्ट्रॉन्स को इस बॉन्ड की तरफ हमने शिफ्ट कर दिया यानी ट्रांसफर कर दिया, और फिर आगे वाले पाई बॉन्ड को उसी के कार्बन एटम पर हम ब्रेक कर लेंगे। डबल हेडेड एरो से हम रेजोनेंस को शो करते हैं। अब देखिए कैसे बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। CH2, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी जिसकी वजह से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज शो करेंगे। आगे CH एंड डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो गए इसलिए इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। तो ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया फर्स्ट एंड सेकंड। अब इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हुआ है। और यहाँ पर कंफ्यूजन इसलिए भी नहीं था क्योंकि दोनों पाई बॉन्ड सेम पोजीशन पर लगे थे, तो किसी को किसी की भी तरह ट्रांसफर हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक ऐसा एग्जांपल लें जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड
CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। अब ये एल्कीन ऊपर वाले एल्कीन के कंपेयर में अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब ये हुआ कि देखिए इधर से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्डेड कार्बन को सेकंड पोजीशन मिलेगा, और इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्डेड कार्बन को फर्स्ट पोजीशन मिलेगा। अब हमारी मर्जी नहीं चल पाएगी कि किसी को किसी भी तरह ट्रांसफर कर दें। अब हमारी मर्जी नहीं चलने वाली। अब हमारे रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। रूल ये है कि अब हम जो ट्रांसफर करेंगे वो अकॉर्डिंग टू आई इफेक्ट, यानी इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग हम इसे ट्रांसफर करेंगे। अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है CH3, ये प्लस आई इफेक्ट को शो करता है। प्लस आई इफेक्ट का डायरेक्शन यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यानी अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर कर रहा है। तो जब अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर करेगा यानी इसका डायरेक्शन इस साइड है, तो इस पाई बॉन्ड को इस पाई बॉन्ड की तरफ हम ट्रांसफर करेंगे, जैसे ऊपर किया गया था। इस पाई बॉन्ड को अपने आगे वाले बॉन्ड पर शिफ्ट करेंगे और इस पाई बॉन्ड को उसी के कार्बन एटम पर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर मैं यहाँ नीचे बना दे रहा हूँ CH3 CH, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए इसलिए इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH2 निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अगर सपोज दैट यहाँ पर CH3 ना लगा होता और यहाँ पर फ्लोरीन लगा होता, ठीक है, तो फ्लोरीन आपको मालूम है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपेयर में काफी ज्यादा है, तो यानी ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस साइड है, तो यानी ये जो पाई बॉन्ड अभी हमने इस साइड ब्रेक किया है ये इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पर रूल में मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू आई इफेक्ट। फिर से समझ लीजिए कि हमने फ्लोरीन, सपोज दैट यहाँ पर फ्लोरीन होता या साइनाइड होता, नाइट्रो होता या कोई भी ऐसा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपेयर में ज्यादा है और वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, तो इसके अपोजिट हम लोग पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो सिमेट्रिकल एल्कीन में आपकी मर्जी और अनसिमेट्रिकल एल्कीन में आपको आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग पाई बॉन्ड्स का डायरेक्शन रखना होगा। तो ये पहली कंडीशन हो गई पाई और पाई बॉन्ड को अल्टरनेट पोजीशन पर रखने वाली। अब हम लोग बात करेंगे दूसरी कंडीशन की, कॉन्जुगेशन की। सेकेंड कंडीशन ये है कि अगर पाई बॉन्ड और एक निगेटिव चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पे लगा हुआ हो, पाई बॉन्ड एंड निगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड एंड वन लोन पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर, अगर ये एट अल्टरनेट पोजीशन पर लगे हुए हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो कंडीशन ये है, उसका एक एग्जांपल देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 और उस पर निगेटिव चार्ज। तो देखिए कंडीशन मैच कर रही है, निगेटिव चार्ज, एक गैप, फिर उसके बाद पाई बॉन्ड, तो यानी पाई बॉन्ड और निगेटिव चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पे लगे हों। तो अगर ऐसी कंडीशन मिलेगी तो मतलब ये कॉन्जुगेशन की कंडीशन है, रेजोनेंस की कंडीशन है, तो हम निगेटिव चार्ज को पाई बॉन्ड की तरफ ट्रांसफर करेंगे, शिफ्ट करेंगे। ठीक है, अगर ऐसी कोई कंडीशन मिलती है तो हमें क्या करना है? निगेटिव चार्ज को पाई बॉन्ड की तरफ ट्रांसफर करना है। कैसे करेंगे निगेटिव चार्ज को? निगेटिव चार्ज को बगल वाले बॉन्ड पर और इस पाई बॉन्ड को इस कार्बन एटम पर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, और CH2 इस पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज यहाँ से निकल करके, और यहाँ बचेगा सिंगल बॉन्ड CH, और एक निगेटिव चार्ज आने की वजह से एक पाई बॉन्ड हम यहाँ पर शो कर देंगे। तो ये हो गया डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अब स्टार्टिंग में देखिए मैंने एक बात कही थी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ही नहीं काउंट किया जाएगा। यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो निगेटिव चार्ज है वो भी पाई इलेक्ट्रॉन में ही काउंट होगा। ये तब काउंट होता है जब वो पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होगा। तो एक निगेटिव चार्ज का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर वो कॉन्जुगेशन में है पाई बॉन्ड के साथ में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए एक और उसमें कंडीशन है, अगर निगेटिव चार्ज की जहाँ पर अगर लोन पेयर आ जाए, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH एंड OH, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो आप देखिए लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड कैसे पोजीशन पर है? अल्टरनेट पोजीशन पर है। तो अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो लोन पेयर को भी निगेटिव चार्ज की ही तरह सेम
पाई बॉन्ड की तरफ ट्रांसफर कर देंगे बगल वाले बॉन्ड पर, और इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके अपने कार्बन एटम पर। तो इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा CH2, यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, एंड सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड OH। अब क्योंकि ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया है, इसलिए डोनेट करने की वजह से ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज हम शो करेंगे। अब यहाँ पे फिर से वही बात मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो लोन पेयर है, यानी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्हें भी हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे। ये भी पाई इलेक्ट्रॉन है, बस शर्त ये है कि ये पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन तो पाई इलेक्ट्रॉन है ही है, उसके अलावा जो नेगेटिव चार्ज है वो भी पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट किया जाएगा अगर वो कॉन्जुगेशन में है, और अगर लोन पेयर भी कॉन्जुगेशन में है पाई बॉन्ड के साथ तो उसे भी हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई कॉन्जुगेशन की। आइए अब हम लोग देखते हैं तीसरे कंडीशन की तरफ। तीसरी कंडीशन अब पॉजिटिव चार्ज को लेकर के है। अगर पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड एंड वन पॉजिटिव चार्ज आर एट अल्टरनेट पोजीशन, अगर अल्टरनेट पोजीशन पर है तो क्या करेंगे, देखते हैं एग्जांपल। CH2 उस पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया एंड CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर है, तो अगर ऐसी कंडीशन मिलती है तो इसका मतलब ये रेजोनेंस की कंडीशन है, तो हम पाई बॉन्ड को पॉजिटिव चार्ज की तरफ ट्रांसफर कर देंगे। अभी तक जो ऊपर आपने 2 कंडीशन देखी, इससे जस्ट पहले वाली कंडीशन देखी, उसमें हम निगेटिव चार्ज को या लोन पेयर को ट्रांसफर कर रहे थे पाई बॉन्ड की तरफ, लेकिन यहाँ पर पाई बॉन्ड को ट्रांसफर करेंगे पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इससे ये मालूम चलता है कि पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट हमें नहीं शो करना है, हमें निगेटिव चार्ज, लोन पेयर या पाई बॉन्ड का ही मूवमेंट शो करना है। यानी पाई बॉन्ड को हम पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो इसके होंगे इस वाले बॉन्ड पर शिफ्ट कर देंगे। डबल हेडेड एरो से रेजोनेंस शो कर रहे हैं, तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड एंड CH2 पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। तो ये हो गया फाइनली आपका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर तीसरे कंडीशन को लेकर के। ठीक है, इस तरीके से करना है। अगर आपको ये कंडीशन अच्छे से समझ में आ गई तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले खुद से आप ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ट्राई करेंगे। देखिए कंडीशन पॉजिटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर, देखिए पॉजिटिव चार्ज फिर एक गैप फिर पाई बॉन्ड, तो ये अल्टरनेट पोजीशन पर हैं, तो यहाँ पर रेजोनेंस की कंडीशन मिल रही है। आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से स्ट्रक्चर ट्राई करके देखिए कि आपसे बन रहा है। ठीक है, अब मैं बनाता हूँ। अगर पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर है तो पाई बॉन्ड को हम पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हो गया CH2 डबल बॉन्ड C और ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसलिए पॉजिटिव चार्ज एंड H। बहुत से लोगों ने ये स्ट्रक्चर बनाया होगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बन करके आया और जो मैंने भी स्ट्रक्चर बनाया है वो गलत स्ट्रक्चर है। ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा गलत बना है। इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? हमने कंडीशन तो मैच करा ली, लेकिन कंडीशन जो हमारी मैच हुई है वो उससे जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है वहां पर हम अपनी बेसिक केमिस्ट्री को भूल गए। बेसिक केमिस्ट्री क्या है? देखिए, ये जो पाई बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। वो पाई बॉन्ड को यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर जाने ही नहीं देगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन पीरियोडिक टेबल, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ कर रखेगा, वो अपने से दूर नहीं जाने देगा। ठीक है, तो यही रीज़न है कि हम इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। यहाँ पर हमने बेसिक केमिस्ट्री गलत कर दी। और यहाँ पर एक और रीज़न भी आ रहा है कि किसी भी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा हो उस पर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब होता है कि वो बहुत ही अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ही अनस्टेबल बन रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो ये पॉइंट भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि धोखे में जल्दी जल्दी बना रहे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो वहाँ हमसे गलत बन जाए। ठीक, तो ये आपकी थर्ड कंडीशन हो गई। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फोर्थ कंडीशन।
फोर्थ कंडीशन जो है अब वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को लेकर के है। फोर्थ कंडीशन जो हमारी है वो है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को लेकर के कि पाई बॉन्ड एंड वन इलेक्ट्रॉन आर एट अल्टरनेट पोजीशन। अगर एक पाई बॉन्ड और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट पोजीशन पर लगे होंगे तो वहां पर भी रेजोनेंस की कंडीशन पाई जाएगी। तो वहां पर क्या करेंगे, देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, एंड CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर देखिए कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या काम करेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन को पाई बॉन्ड की तरफ ट्रांसफर कर देंगे। देखिए ट्रांसफर करने का तरीका, ये जो मैंने बनाया है आपको दिख रहा होगा कि हाफ एरो बनाया। अभी तक जो हम लोग दिखा रहे थे कर्वी एरो इस तरीके से पूरा दिखा रहे थे, वो इसलिए दिखा रहे थे कि वो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था। यानी एक पाई बॉन्ड का मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर का मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज का मतलब भी था 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए मैं इसे एक हाफ एरो से, हाफ एरो का मतलब है ये देखिए इस तरह से शो करूंगा। और ये जो पाई बॉन्ड है ये इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से कोई बॉन्ड तो नहीं बनेगा, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन्स तो चाहिए। तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा और एक वाला यहाँ आएगा। ठीक है, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक पाई बॉन्ड बना लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH2, और इस पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारी फोर्थ कंडीशन हो गई रेजोनेंस की, कि अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर होगा तो हम लोग क्या करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, कॉन्जुगेशन की लास्ट कंडीशन, कि अगर पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर एट एडजेसेंट पोजीशन। अभी तक जो भी हम लोग पढ़ लेते हैं अल्टरनेट पोजीशन, अब हम लोग देख रहे हैं एडजेसेंट पोजीशन। एडजेसेंट पोजीशन का मतलब जस्ट अगल बगल वाली पोजीशन पर लगे हों, कोई गैपिंग ना हो। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, जैसे CH2 पॉजिटिव एंड सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, ये भी रेजोनेंस की एक कंडीशन है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड एडजेसेंट पोजीशन पे लगे हैं, तो नेगेटिव चार्ज को हम लोग जस्ट बगल वाले यानी अपने ही बॉन्ड पर शिफ्ट करा देंगे, तो जिससे हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये स्ट्रक्चर बनकर के आएगा। अब यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है इसकी जगह पर एक लोन पेयर भी हो सकता है, एक लोन पेयर भी। इसका एग्जांपल देखिए, CH2 प्लस एंड OH, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और एडजेसेंट पोजीशन पर है जस्ट अगल बगल, तो लोन पेयर को इस बॉन्ड पर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, इससे भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड OH, क्योंकि ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये आपका कॉन्जुगेशन की कंडीशन हो गई। अब ये जो कॉन्जुगेशन की कंडीशन थी इससे हमें मालूम चलेगा कि किस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस पाया गया और किस में नहीं। फिर उसके बाद जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते वक्त हमें उन बातों का ख्याल रखना होगा जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताई थी, कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स, जो एटम्स हैं उनका ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाएंगे वो लुईस स्ट्रक्चर को कंफर्म करना चाहिए। मैंने आपसे कहा था लास्ट में जब आप ये सारी कंडीशन जान जाएंगे तो हम उसका एक एग्जांपल देकर आपको समझाते हैं कि कैसे लुईस स्ट्रक्चर को कंफर्म करने वाली बात कही जा रही है। यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन होगा वो पेंटावैलेंट नहीं होना चाहिए और ऑक्सीजन टेट्रावैलेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके पास स्पेस ही नहीं है ना, डी ऑर्बिटल नहीं होता है। जैसे कि स्ट्रक्चर देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड NH3 और इस पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है और मैक्सिमम जो कोवैलेंसी होती है वो 4 होती है, कि वो अपना लोन पेयर डोनेट करके एक बॉन्ड बना लेता है। तो वो हमने यहाँ पर शो किया हुआ है। देखते हैं कोई कंडीशन है। कंडीशन अभी आपको सारी पढ़ाई गई है, आप देखिए पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पर है। कंडीशन नंबर 3 थी कॉन्जुगेशन की। तो ऐसे केस में हम क्या करने वाले थे कि पाई बॉन्ड को ट्रांसफर करेंगे किधर, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, तो ट्रांसफर करके हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं CH2
सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड NH3, ठीक है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए थे इस कार्बन से, इसलिए पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा रिजोनेटिव स्ट्रक्चर हमने बना लिया। रेजोनेंस की कंडीशन भी थी, कंडीशन के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग हमने स्ट्रक्चर भी बनाया। लेकिन क्योंकि हमने एक रूल ये भी बताया है कि ईच एंड एवरी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी कन्फर्म लुईस स्ट्रक्चर, यहाँ पर नाइट्रोजन की बैलेंसी पेंटा हो गई है, यानी यहाँ पर वो पेंटा वैलेंट हो चुका है। आप खुद काउंट करके देखिए, 3 हाइड्रोजन एंड 2 बॉन्ड, ये 4 एंड 5, जो कि ऑक्टेट रूल के अगेंस्ट हो रहा है, इसलिए हमारा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही नहीं है। तो इन बातों का आपको ख्याल रखना होगा। तो फाइनली आज का वीडियो यहीं पर ओवर करते हैं। यहाँ पर आपने जो भी रिजोनेंस की कंडीशंस जानी है, इनको आप प्रैक्टिस करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, और भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर में, जहाँ पर एक से ज़्यादा 2, 3, 4, 5, 6 तक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर उनके बन करके आते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है।